नमस्कार। मैं एम.के. झा, हिस्ट्री लेक्चरर, झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम.के. झा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और थंबनेल में भी देख चुके हैं, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यह टॉपिक किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग आज बात करेंगे मौर्यकालीन स्रोत सामग्री के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मौर्यकाल भारतीय इतिहास का वह महत्वपूर्ण कालखंड है जिसने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में स्थापित हुआ यह साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है। इस साम्राज्य को स्थापित करने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की कह सकते हो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सहायता की थी। इस साम्राज्य के जानकारी के जो भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वो एग्जामिनेशन में किसी भी न किसी रूप में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण इस कालखंड के स्रोत हैं, उसको इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह टॉपिक लंबा है तो इसको हम अलग अलग भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इसके पहले पार्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, है ना, कि इसका पहला पार्ट किस प्रकार से है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समय को व्यतीत ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं कि मौर्य काल की कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है जिससे हमें मौर्य कालखंड के बारे में पता चलता है। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे मौर्य कालखंड या मौर्य साम्राज्य को लेकर के। अगर हम लोग मौर्य राजवंश की बात करें तो लगभग 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इसने प्राचीन भारत एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में भारत में अस्तित्व में रहा, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह भारत का पहला एकीकृत साम्राज्य था जिसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया है। कहा जाता है कि जितने बड़े साम्राज्य में या जितने बड़े क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था, बाद में किसी भी महत्वपूर्ण शासक ने इतने बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं कर पाया, चाहे वो मुगल हो या फिर बाद के अंग्रेज ही क्यों ना हो। इतने बड़े क्षेत्र में कोई भी शासक शासन करने में सक्षम नहीं हुआ बाद में। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं कि मेरा प्रयास है उन विद्यार्थियों की मदद करना जो लगातार नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में जहां पे एक कंसेप्चुअल नॉलेज की आवश्यकता होती है, उसको मैं आपको क्लियर कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो उम्मीद है आपको अगर टॉपिक पसंद आएगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए मेरा तो इसे आप लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए समय को ज्यादा ना इधर उधर करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में ही मौर्य साम्राज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए, बेसिकली 3 ही महत्वपूर्ण शासक इस राजवंश में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इस राजवंश के महत्वपूर्ण फाउंडर रहे, है ना। इन्हीं के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। 322 से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। मौर्य साम्राज्य के ये संस्थापक थे जिसने नंद वंश, है ना, नंद वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे घनानंद या धनानंद, जिन्हें यूनानी साहित्य में अग्रमीज भी कहा गया है, उनको हराकर इन्होंने मगध पर अधिकार किया। उसने सेल्यूकस निकेटर को भी बाद में हराया और इनसे जो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र सिकंदर के टाइम में नियंत्रण कर लिया गया था यूनान के राजाओं के द्वारा, तो उसको भी इन्होंने छीना। जब हम आगे डिटेल्ड से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बता रहे होंगे तो वहां हम इस युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे जो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य हुआ था।
दूसरा महत्वपूर्ण शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, जिन्होंने 298 से 273 ईसा पूर्व के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। चंद्रगुप्त का पूर्व जिसने दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार किया है। ये भी एक बहुत ही सफल शासक ही रहे और इन्होंने दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य को विस्तृत किया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अशोक की। ये भारत के महानतम सम्राटों में से एक माने जाते हैं और 273 से 332 ईसा पूर्व इन्होंने भारत में शासन किया और मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसने कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म का प्रचार किया। तो सभी पहलुओं को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है मौर्य साम्राज्य का टॉपिक और काफी विस्तृत भी है। तो एक दो वीडियो में 3-4 वीडियो हमें जरूर लगेंगे इसे कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले हम आपको ये बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे कि इसकी जो महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलती है वो कौन कौन सी है, इसको हम लोग देखते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग टॉपिक पर आएंगे और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को यहाँ पे हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है यह वीडियो और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम आगे इसके रिलेटेड या और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास के रिगार्डिंग, बाद में हम और भी सब्जेक्ट का टॉपिक शुरू करेंगे तो आप लोगों को जरूर इससे फायदा मिलेगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो स्रोत है, जानकारी के स्रोत हैं, वो कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा समझना हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जिसकी जानकारी हमें विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है। देखिए, इससे पहले का जो कालखंड था ना, उसकी जानकारी का स्रोत कहीं ना कहीं सीमित था हमारे पास, चाहे हर्यक राजवंश हो, शिशुनाग राजवंश हो या फिर नंद राजवंश हो। उसके बारे में जानकारी का जो ज्यादातर महत्वपूर्ण स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक स्रोत ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। लेकिन अगर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्रोत सामग्री कहीं ना कहीं विस्तृत रूप से हम लोगों को मिलती है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं, जैसे अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेख, अशोक के अलग अलग स्तंभ लेख और अलग अलग मौर्य राजाओं की जो भी एक्टिविटी हुई, चाहे आप कह सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण जाना, दक्षिण में उनका प्रचार प्रसार, या बिंदुसार के द्वारा शासन करना और उनका यूनानियों के साथ पत्र व्यवहार। तो ये सब जो सामग्री है इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में एक विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। चूंकि यह साम्राज्य लगभग 2300 वर्ष पूर्व अस्तित्व में था, इसलिए उसके बारे में हमारी समझ का आधार केवल आधुनिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि प्राचीन समय के लिखित ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, शिलालेख, पहली बार भारत में शिलालेख का चलन सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है ना। इसके अलावा पुरातात्विक खोजें और मुद्राएं हैं। इन स्रोतों के संयोजन से मौर्य युग की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संरचना का पुनर्निर्माण संभव हो पाया है। स्रोतों का विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम लोग मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्रोतों को देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से अलग अलग प्रकार के स्रोत हमें दिखलाई देते हैं। मौर्यकालीन स्रोतों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है ताकि मौर्य साम्राज्य की जानकारी को सुव्यवस्थित और समग्र रूप से समझा जा सके। ये 4 भाग इस प्रकार से है। सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के धर्म ग्रंथ, अलग अलग प्रकार के जो भौतिक ग्रंथ हैं जैसे अर्थशास्त्र इत्यादि, इसके अलावा जो भी विदेशी लेखकों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, सबको हम लोग सामूहिक रूप से साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है अभिलेखीय स्रोत, जिसको एपिग्राफिक सोर्स कहा जाता है। तीसरा है पुरातात्विक स्रोत, जिसको आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी कहा जाता है। और चौथा है मुद्रा। उस समय की जो करेंसी थी वो भी एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। तो इन सबको मिलाकर के ओवरऑल हम मौर्य साम्राज्य को समझने का प्रयास करते हैं इन सभी सामग्रियों के माध्यम से। साहित्यिक स्रोत की अगर हम लोग बात करें
तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है? तो मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों को हम मुख्यतः दो प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत विभिन्न ग्रंथ और लेख शामिल हैं जो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय साहित्य को ही समझेंगे। भारतीय साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इन भारतीय साहित्यों को भी चार महत्वपूर्ण श्रेणियों में बांटा जा सकता है। भारतीय साहित्य को स्रोतों को मुख्यतः चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वो हैं? सबसे पहला है बौद्ध साहित्य, फिर है हमारा जैन साहित्य, धर्मशास्त्रीय और नीति शास्त्रीय ग्रंथ, इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा पुराण, धर्मशास्त्री और नीति शास्त्र, इसके अलावा और भी कुछ धर्म ग्रंथ हैं, और भी कुछ ग्रंथ हैं जैसे मुद्रा राक्षस है ना, ये भी हमें मौर्य राजवंश के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। तो इन सभी पहलुओं को, इन सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों को सामूहिक रूप से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में ही प्रकाश डालेंगे, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बौद्ध साहित्य की बात करें, कौन कौन से महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य हैं जिससे हमें मौर्य राजवंश के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है? सबसे पहला है दिव्यावदान, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। दिव्यावदान संस्कृत में रचित एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। इसमें अशोक को धर्माशोक के रूप में वर्णित किया गया है, यानी धर्म के प्रतीक के रूप में अशोक को वर्णित किया गया है। इस साहित्य यानी दिव्यावदान जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य है, इससे हमें अशोक के बारे में या बौद्ध मौर्य राजवंश के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें जानकारी मिलती है अशोक का बौद्ध धर्म ग्रहण करना, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन, अशोक द्वारा धम्म महामात्र की नियुक्ति, बौद्ध का धर्म प्रचार, खास करके स्तूपों और विहारों का निर्माण करने की घटना का वर्णन वो स्पष्ट रूप से दिव्यावदान में देखने को मिलता है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, इसका भी वर्णन हमें दिव्यावदान में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा एक श्रीलंका का महत्वपूर्ण ग्रंथ है महावंश, है ना। श्रीलंका का दो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है महावंश और दीपवंश। तो महावंश से हमें मौर्यकालीन बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है। इसके लेखक महानाम है, जिन्होंने 5वीं सदी ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की है। इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो अशोक के द्वारा अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजने का वर्णन मिलता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना का जानकारी हमें इसी महावंश से मिलती है। अशोक द्वारा बौद्ध संघ को संरक्षण दिया गया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। धर्म प्रचार हेतु मिशन की स्थापना की गई थी, है ना, अलग अलग मिशन अलग अलग क्षेत्रों में भेजे गए थे, इसकी जानकारी हमें महावंश से मिलती है। और अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार हुआ था, इसकी भी हम लोगों को जानकारी मिलती है इस महावंश ग्रंथ से। इसके अलावा दीर्घ निकाय या दिग्घ निकाय की अगर हम लोग बात करें, यह भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है और पाली त्रिपिटक का हिस्सा है ना। ये बेसिकली सुत्त पिटक का एक अंग है दीर्घ निकाय, और इसके अंतर्गत भी हमें मौर्य राजवंश की झलक मिलती है। यह 34 सूत्रों का, 34 सूत्र मतलब सूत्र, 34 सूत्रों का संग्रह है, मुख्यतः बुद्ध के उपदेश, लेकिन मौर्यकालीन सामाजिक और धार्मिक वातावरण की इसमें हमें झलक दिखने को मिलती है। अप्रत्यक्ष रूप से मौर्यकालीन धर्म और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमें देखने को जानकारी इसमें मिलती है इस ग्रंथ में। इसके अलावा बात करें यदि बौद्ध साहित्यों में, महावग एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह भी त्रिपिटक का ही अंग है, विनय पिटक, है ना। त्रिपिटक का एक हिस्सा है विनय पिटक, जो इसमें महावग शामिल है। और महावग में भी हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, अशोक के खासकर अशोक के कालखंड के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। बौद्ध संघ की स्थापना और भिक्षुओं के नियम विनय पिटक में मिलते हैं। इसकी उल्लेखनीय क्या बात है
तो संघ का संगठन किस प्रकार का था, अनुशासन और जीवन पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक काल में संघ की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमें पता चलता है। और अशोक का बौद्ध संघ के प्रति सहयोग किस प्रकार का रहा। तो ये सारी चीजें हमें बौद्ध साहित्य से ही प्राप्त होती, यानी सम्राट अशोक का बौद्ध संघ के प्रति किस प्रकार का स्नेह था, किस प्रकार का लगाव था, उन्होंने बौद्ध धर्म को किस प्रकार से प्रचारित किया, ये सारी बातों का झलक, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है बौद्ध साहित्यों में ही। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अशोकावदान। यह भी एक महत्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान का ही एक भाग है। अशोक के जीवन की आख्यानात्मक कहानियां इसमें बेसिकली मिलती हैं और इसमें अशोक के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन हम लोगों को मिल जाता है। कौन सी पुस्तक है? अशोकावदान। और यह भी दिव्यावदान का ही एक भाग है। इसमें अशोक के बाल्यकाल और राज्याभिषेक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव किस तरह से हुआ अशोक का, इसके बारे में जानकारी है। स्तूप निर्माण की कथाओं का वर्णन हमें इस ग्रंथ में मिल जाता है। कुछ चमत्कारी घटनाओं की भी बात की गई है, जैसे 84,000 स्तूप का बनवाना, जो एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। 84,000 बौद्ध स्तूप बनाना संभव नहीं रहा होगा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से अशोकावदान में यह जानकारी हमें देखने को मिलती है अशोक से संबंधित। अब हम लोग जैन ग्रंथ की बात करेंगे। जैन ग्रंथ, जैसा कि आपको पता है, जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने, आप सबको पता है, जैन धर्म को स्वीकार किया था अपने जीवन के अंतिम समय में, और उन्होंने जैन धर्म को प्रचारित भी किया था दक्षिण भारत में जाकर के। तो जैन ग्रंथों में भी अलग अलग जो उनकी पुस्तकें, उनके जो ग्रंथ हैं, उनमें मौर्य राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देखने को मिल जाती हैं। तो क्या क्या है? तो सबसे पहला जानकारी मिलता है परिशिष्ट पर्वन, एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। इसकी भाषा संस्कृत है और इसके लेखक हैं आचार्य हेमचंद्र, जिन्होंने 12वीं सदी में इस पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख धर्म ग्रंथ में हमें मिलते हैं। चंद्रगुप्त का जैन धर्म में दीक्षित होना, यह भी हमें इस धर्म ग्रंथ में मिलता है। आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला जाने का वर्णन हमें इसी परिशिष्ट पर्वन में ही देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा यह भी टॉपिक कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए थे, तो इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन, है ना, इसी धर्म ग्रंथ में यह जानकारी हमें देखने को मिलती है। वहां संथारा व्रत, जो कि उपवास पूर्वक मृत्यु द्वारा मोक्ष प्राप्ति, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। मौर्य वंश का संक्षिप्त विवरण भी हमें इस धर्म ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं, जैन ग्रंथों से भी हमें मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कल्पसूत्र, और इसकी भाषा प्राकृत है। इसके रचयिता है भद्रबाहु, परंपरागत रूप से यही माने जाते हैं। भद्रबाहु का इसमें जीवन परिचय बेसिकली दिया गया है और उत्तर भारत में पड़े अकाल का उल्लेख है। भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन साधुओं का दक्षिण गमन का वर्णन कल्पसूत्र में देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम स्पष्ट रूप से इस ग्रंथ में नहीं है, परंपरा से जुड़ा माना जाता है। तो कल्पसूत्र भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें भी हमें मौर्य राजवंश के बारे में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जानकारियां देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है भद्रबाहु चरित, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और आचार्य भद्रबाहु की बेसिकली है जीवनी है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन भिक्षु के रूप में वर्णन किया गया है भद्रबाहु चरित में। श्रवण बेलगोला के जीवन का अंतिम पड़ाव चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से व्यतीत किया, किस तरह से संथारा के माध्यम से उन्होंने अपने देह का त्याग किया, ये सारी बातें हमें भद्रबाहु चरित से भी देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन साहित्य थे, जिससे कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इन ग्रंथों की मुख्य ऐतिहासिक जानकारी क्या क्या थी?
तो जैन ग्रंथों में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को गद्दी सौंपकर राजपाट त्याग दिया, ऐसा हमें इन जैन ग्रंथों में मिल जाती है। उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए, है ना, ये जानकारी हमें मिली। श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में संथारा व्रत से देह त्याग की परंपरा निभाई, इसकी जानकारी हमें मिली। श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ी पर आज भी चंद्रगुप्त मौर्य की एक प्रतिमा है। तो इस तरह से बौद्ध और जैन ग्रंथों में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जानकारियां हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये जानकारी का एक मौर्य वंश के स्रोत सामग्री का एक छोटा सा पार्ट था, जिसको आप लोगों ने देखा स्क्रीन पर। उम्मीद है यह टॉपिक आपको पसंद आया। इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 3-4 हिस्सों में बांटकर मैंने मौर्य वंश का जो प्रमुख स्रोत सामग्री है इसको आपको बतलाने का प्रयास किया है। तो पहला पार्ट आपने देखा, उम्मीद है आपको प्रथम पार्ट अच्छा लगा। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके अगले पार्ट को लेकर के आने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग चैनल को पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में।